दोस्तों हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए सुबह की सभी ताजा और बड़ी खबरें। फटाफट अंदाज में एक एक कर बताएंगे आपको आज देश और दुनिया से क्या बड़ी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों एक नजर डालेंगे सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर गर्जे असदुद्दीन ओवैसी, बोले मुसलमानों का हक इस देश में कोई नहीं छीन सकता है। इसके बारे में आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों अरविंद केजरीवाल का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला। बोले पंजाब में ऑपरेशन लोटस को सक्सेसफुल करने के लिए राज्यपाल का सहारा लिया जा रहा है। इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों एसआई के ठिकानों पर कई जगह रेड। ओवैसी बोले जानबूझकर मासूमों को फंसाने की साजिश। इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर कांग्रेस के अध्यक्ष बनना चाहते हैं अब दिग्गी भी। जी हाँ दोस्तों, दिग्विजय सिंह जो है ऐलान कर दिया है कि वो भी लड़ सकते हैं अध्यक्ष का चुनाव। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों भगवत मान का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला। बोले पंजाब में केंद्र सरकार के इशारे पर नाचा राज्यपाल। इसके बारे में बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों ताजमहल में बंदरों ने फैलाया आतंक, महिलाओं को काट रहा है आजकल बंदर। इसके बारे में भी बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों जी दरअसल आपको बता दे अशोक गहलोत ने दे दिए संकेत, किसी भी हालत में राजस्थान नहीं छोड़ेंगे अगर अध्यक्ष बन गए तब भी। इसके बारे में भी बताएंगे। वहीं पर ममता बनर्जी का भारतीय जनता पार्टी और स्मृति ईरानी के ऊपर बड़ा हमला। बोले बीजेपी वाले सिर्फ देश में नफरत फैलाते हैं, इनकी बातों पर कोई यकीन मत करना। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों अखिलेश यादव ने कर दिया ऐलान 2024 में मायावती बी पार्टी को भी देंगे झटका। जी बीजेपी को हराने का प्लान। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों आरजेडी नेता जगदानंद बोले मैंने वही बयान दोहराया है जो नीतीश ने दोहराया था। दरअसल कल उन्होंने बोल दिया था कि नीतीश जो है वो संन्यास ले ले और तेजस्वी को दे सीएम की कमान। इसके बारे में भी बताएंगे। तो सारे खबरें फटाफट अंदाज एक एक कर देंगे। फिलहाल फिर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आपको बता दें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर गर्जे असदुद्दीन ओवैसी, बोले देश से मुसलमानों का हक कोई नहीं छीन सकता है। दरअसल दोस्तों आजकल जिस तरीके से मुसलमानों के ऊपर हमले किए जा रहे हैं, लगातार मुसलमानों को नीचे दिखाने की कोशिश की जा रही है। कभी मदरसों के ठिकाने पर छापे मारे जा रहे हैं तो कभी पीएफआई का नाम लेकर मुसलमानों को परेशान किया जा रहा है, जिसको लेकर असदुद्दीन ओवैसी ने भारतीय जनता पार्टी को घेर लिया। ओवैसी ने कहा कि यह सब कुछ चुनाव के मद्देनजर हो रहा है, सरकार को पता है कि अब चुनाव आने वाले हैं और ऐसे में दोस्तों सरकार ने फिर से एक बार हिंदू मुसलमान शुरू कर दिया है। कभी दोस्तों आप समझिए मदरसों के ठिकानों पर जो है यहाँ पर छापेमारी होती है, कभी वहां पर सर्वे किए जाते हैं, तो कभी जो है यहाँ पर उनको पकड़कर ही ले जाया जाता है ये कहकर कि ये तो पीएफआई से मिले। जब तफ्तीश की जाती है तो कई लोग दोस्तों उसमें से मासूम और बेगुनाह निकलते हैं और बीजेपी सिर्फ शक के आधार पर कई लोगों को उठा लेती है। भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जमकर हल्ला बोला है आपको बता दें ओवैसी ने। और ओवैसी ने कहा कि दरअसल इस देश से मुसलमानों को मिटाने की कोशिश की जा रही है, उनका हक छीनने की कोशिश की जा रही है, लेकिन हम ऐसा होने नहीं देंगे। ओवैसी ने कहा कि फिलहाल इस देश के मुसलमान का हक उनसे कोई नहीं छीन पाएगा। मुसलमानों ने देश के लिए काफी कुछ सहा है दोस्तों, अपनी शहादत तक दी है। और जब देश आजाद हुआ था तो मुसलमान सबसे आगे थे, लेकिन आरएसएस का पता नहीं था। लेकिन बीजेपी का गठबंधन किससे है दोस्तों, कौन है इनकी जो संगठन माना जाता है, वो है आरएसएस। तो ऐसे में दोस्तों ये कहना गलत तो नहीं होगा कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने कई संगठन बना रखे हैं, बजरंग दल, आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद, ये सब लोग इन्हीं की एक तरीके से पार्टी का हिस्सा है। लेकिन कांग्रेस देखिए कभी भी ऐसे नफरती अलग अलग तरीके के नफरती संगठन बनाकर नहीं रखती। कांग्रेस चाहे तो वो भी अपनी तरीके के संगठन बना ले, लेकिन कांग्रेस की सोच दोस्तों गांधीवादी है, बीजेपी की सोच गोड़ से और सावरकर पर चलती है। तो यही फर्क है दोस्तों कांग्रेस और बीजेपी में। कहीं ना कहीं ओवैसी की बातों में दम है कि आज मुसलमानों को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। चलिए बढ़ते हैं तो अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों पंजाब का विशेष सत्र रद्द होने के बाद भड़के भगवत मान, बोले केंद्र के इशारे पर नाच रहा राज्यपाल। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि कल जो विशेष सत्र बुलाया गया था, खास करके जो केजरीवाल की सरकार गिराने की कोशिश की जा रही है उसके खिलाफ जो केजरीवाल ने विशेष सत्र बुलवाया था भगवत मान ने,
कि वो प्रूफ कर दे कि उनके पास पूरा बहुमत है, ताकि 6 महीने तक दोस्तों कोई भी सरकार छेड़ नहीं पाए और ना ही गिरा पाए। लेकिन दोस्तों पहले तो राज्यपाल ने इसकी अनुमति दे दी और उसके बाद अचानक राज्यपाल ने मना कर दिया, जिसके बाद सियासत तेज हो गई कि भाई आखिरकार राज्यपाल के मन में चल क्या रहा है, क्या वो बीजेपी के एजेंडे को कहा हवा दे रहा है या फिर वो बीजेपी का एजेंडा दोस्तों पास करना चाहते हैं। आपको बता दूं इस वक्त कांग्रेस के पास 18 सीटें, आम आदमी पार्टी के पास 99 सीट है और बीजेपी के पास महज 2 सीटें पंजाब में, और 2 सीटें जो है वो उनके पास भी है दोस्तों जो कांग्रेस के सीएम हुआ करते थे। अब सवाल ये उठता है कि फिलहाल यहां पर कांग्रेस और आप सबसे मजबूत दिख रही दूसरे नंबर की पार्टी कांग्रेस है पंजाब में फिलहाल अभी हाल ही में। लेकिन दोस्तों जब एक बार राज्यपाल ने कह दिया कि भाई तुम जो है सत्र बुला सकते हो और साबित कर सकते हो अपना बहुमत, लेकिन अचानक से उसके बाद मना कर देना दोस्तों, ये साफ दिखाई देता है कि बीजेपी के इशारे पर राज्यपाल नाच रहा है। और आप लिखकर ले लीजिए, अब तक जितने भी अलग अलग राज्यों के राज्यपाल हैं वो यही सियासत करते हैं, जो बीजेपी कहती है राज्यपाल वही काम करते हैं। आप महाराष्ट्र के कोश्यारी को ले लीजिए, कोश्यारी आए दिन उद्धव ठाकरे को घेरने में लगे रहते थे और उद्धव ठाकरे की सरकार गिराने के लिए उन्होंने हर प्रयास किया, बीजेपी के कहने पर उन्होंने एजेंडा चलाया। इससे पहले ममता बनर्जी के यहाँ के राज्यपाल धनखड़ दोस्तों, वो ममता बनर्जी को आए दिन घेरते रहते थे, ममता बनर्जी के बारे में बुरा भला बोलते थे और उनकी सरकार गिराने की बात करते थे। यहां तक कि बीजेपी अगर कोई प्रस्ताव लाती थी तो वो बीजेपी की तरफ रहते थे। तीसरा दोस्तों, राजस्थान में जब गहलोत सरकार की सरकार गिरने वाली थी तब वहां के राज्यपाल ने भी यही किया था। अशोक गहलोत अपनी वो साबित करना चाहते थे बहुमत, लेकिन राज्यपाल उन्हें टाइम ही नहीं दे रहा था मिलने का। ऐसे करते करते राज्यपाल ने 1 हफ्ता निकाल दिया था और 1 हफ्ते तक अशोक गहलोत ने अपने सारे विधायकों को रिजोर्ट में रखा था। उन्होंने भी कहा था कि भले 1 हफ्ता लग जाए या 1 महीना, मैं अपने विधायकों को रिजोर्ट में रखूंगा, तब तक नहीं लाऊंगा जब तक राज्यपाल बहुमत साबित नहीं करने देते हमारी। और अब ऐसा ही दोस्तों आम आदमी पार्टी के साथ हो रहा है। दरअसल कई दिनों से पंजाब में ऑपरेशन लोटस चलाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन सरकार फेल हो रही है। और वैसे भी दोस्तों ऑपरेशन लोटस चलाकर बीजेपी पूरी कोशिश करेगी कि वो सारे के सारे नेताओं को उड़ा ले। लेकिन इस वक्त बीजेपी को दोस्तों बड़ा झटका इसलिए है कि बीजेपी के पास पंजाब में बिल्कुल सीटें नहीं है। ये अरविंद केजरीवाल के इतने विधायक खरीदेंगे कैसे, क्योंकि जाहिर सी बात है सब बिकाऊ नहीं होते हैं। और बीजेपी के पास पंजाब में महज 2 सीटें हैं और 2 सीटों में क्या कर लेंगे ये आप भी समझ सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बता दे दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जमकर गरजे अखिलेश यादव, बोले देश में सांप्रदायिकता और नफरत का जहर घोल रही है बीजेपी, देश को एक अच्छी पार्टी की जरूरत है। आपको बता दें अखिलेश ने ऐलान कर दिया कि वो 2024 में लोकसभा में सीधा अकेले चुनाव लड़ने वाले हैं और लोकसभा की कई सीटें लाएंगे। लेकिन उनके साथ आपको बता दें बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार देंगे। दरअसल यूपी प्लस बिहार का जो बोर्ड लगाया गया था वो बिल्कुल सही है। अखिलेश ने कहा कि फिलहाल हम लोग सब मिलकर कोशिश करेंगे कि सरकार को 2024 से विदा कर दें। अखिलेश ने कहा कि 2024 के बाद कोई काम नहीं हुआ है देश में, खास कर दोस्तों जिस सत्ता की दुहाई देते हैं लोग, उस सत्ता में कहीं ना कहीं परिवर्तन होने की बहुत आशंका है। ऐसे में आप भी जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में दोस्तों बदलाव की जरूरत है। अखिलेश ने कहा कि आज उत्तर प्रदेश में कोई विकास नहीं हुआ है, खास कर जिस काम के ऊपर लोगों ने वोट मांगे थे वो काम ही नहीं किया गया जनता का। आज महंगाई लगातार बढ़ रही है, एलपीजी, पेट्रोल, डीजल, आम जनता का दोस्तों पसीना सूख रहा है, लेकिन सरकार किसी मुद्दे पर बात नहीं करती। अखिलेश ने कहा कि बाबा कभी उतर कर नहीं जाते स्कूल देखने, कभी यहाँ की स्वास्थ्य व्यवस्था नहीं देखी जाती। अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी ने जो लोगों को सुनहरे सपने दिखाए थे 2024 से पहले, उसमें से एक भी सपना पूरा नहीं किया गया। आज रोड दीवारें सब कुछ कमजोर पड़ा हुआ है। आप समझिए दोस्तों, बाकायदा हाईवे अंदर धंस रहे हैं, दीवारें लोगों के ऊपर गिर रही हैं, कई लोगों की इससे जाने जा रही हैं, लेकिन सरकार खामोश बैठी है। हर चीज में इतना घोटाला किया जा रहा है कि दोस्तों आप और हम सोचकर भी परेशान हो जाए। आम जनता का जीना आराम हो चुका है। ऐसे में अखिलेश ने कहा कि इस सरकार के खिलाफ हमने सीधी मुहिम खोल रखी है
अखिलेश ने साफ कहा कि लोकसभा चुनाव में कोशिश की जाएगी कि बीजेपी को सत्ता से बाहर कर दिया जाए, और होगा भी दोस्तों ये। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, कांग्रेस अध्यक्ष बनना चाहते हैं दिग्विजय सिंह, बोले फिलहाल मैं भी लड़ूंगा चुनाव। आपको बताते चले दोस्तों, अब तक तो सिर्फ अशोक गहलोत और शशि थरूर के बीच में जो यहाँ पर मुकाबला हो रहा था, लेकिन अब आपको बता दें दिग्विजय सिंह ने भी अपना नाम आगे कर दिया। हालांकि दोस्तों आपको बता दें कि इस वक्त राहुल गांधी को एक आखिरी मौका मनाने के लिए गहलोत ने कहा है कि वो राहुल गांधी को मनाने की कोशिश करेंगे और वो राहुल गांधी से बात करेंगे कि वो ही सीएम बन जाए। लेकिन दोस्तों लगता नहीं है कि राहुल गांधी अध्यक्ष बनेंगे, क्योंकि राहुल गांधी पहले ही कह चुके हैं कि वो अध्यक्ष चुनाव नहीं लड़ेंगे और ना ही वो अध्यक्ष बनना चाहते हैं। वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें दो नाम अध्यक्ष में सबसे आगे आ रहा है, अशोक गहलोत और शशि थरूर। इन दो नामों के बल पर दोस्तों कई कयास लगाया जा रहा है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इस वक्त दोस्तों कांग्रेस मजबूत हो रही है। अब तक जो राहुल गांधी सड़कों पर नहीं उतर रहे थे दोस्तों, अब उन राहुल गांधी ने इतना पैदल चलाया दोस्तों के पूरे 8-9 साल की कसर अभी निकाल दी है। राहुल गांधी की बढ़ती पॉपुलैरिटी, राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से बीजेपी बौखलाई हुई है। लेकिन सवाल यह है कि दिग्विजय सिंह ने अपना नाम दिया है और दिग्विजय सिंह चाहते हैं कि फिलहाल वो भी अध्यक्ष का चुनाव लड़े। आपको बता दें दिग्विजय सिंह मध्य प्रदेश के बहुत पुराने नेता रहे हैं, सीएम रहे हैं और दिग्गी को काफी नॉलेज भी है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अशोक गहलोत की टक्कर में अब तक कोई दिखाई नहीं दे रहा है। शशि थरूर भी अच्छे काम कर रहा है, लेकिन दोस्तों जिस तरीके से राजस्थान के अशोक गहलोत को जिम्मेदारी देने की कोशिश की जा रही है, इससे कई सवाल भी उठ रहा है। क्योंकि इस वक्त दोस्तों अशोक गहलोत जो है वो समझ रहे हैं बेसिकली, लेकिन वो राजस्थान को छोड़ना नहीं चाहते। अशोक गहलोत ने साफ साफ इशारा किया है कि फिलहाल वो कोई से भी पद पर आ जाए, लेकिन वो राजस्थान को नहीं छोड़ेंगे, राजस्थान का मोह उनसे नहीं जाएगा। मतलब साफ है दोस्तों कि सचिन पायलट की अभी भी कोई जगह दिखाई नहीं दे रही है। हालांकि सचिन पायलट चाल जरूर चलेंगे अब कि इस बार उनको सीएम बनाया जाए। पिछली बार उन्होंने अशोक गहलोत का साथ दिया था, लेकिन दोस्तों इस बात को भी झुठलाया नहीं जा सकता कि अगर अशोक गहलोत नहीं होते तो कांग्रेस की सरकार राजस्थान में भी टपक जाती। वो तो अशोक गहलोत ही है दोस्तों जो राजस्थान को संभाल सकते हैं, और मुझे तो यही लगता है कि राजस्थान में ही अशोक गहलोत को रहने देना चाहिए और जो सचिन पायलट है उनको कोई और जगह पद देना चाहिए, क्योंकि फिलहाल सचिन पायलट की बस की नहीं है। सबसे बड़ी बात यह कि सचिन पायलट खुद सरकार गिराने वाले थे, वो तो गहलोत ने बचा ली, और अभी भी कोई भरोसा नहीं है पायलट का, कभी भी दोस्तों पायलट पलटी मार सकता है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, विश्वास मत के खिलाफ भड़के अरविंद केजरीवाल, बोले फिलहाल भारतीय जनता पार्टी के कहने पर जानबूझकर ऑपरेशन लोटस चलाया जा रहा है। पंजाब में सरकार गिराने की कोशिश, जैसे दिल्ली में नहीं गिरा पाए यहां पर भी नहीं गिरा पाएंगे। आपको बताते चले दोस्तों इन दिनों पंजाब में एक नया ही बवाल खड़ा हो गया है। आम आदमी पार्टी कह रही है कि बीजेपी सरकार गिराना चाहती है, बीजेपी कह रही है कि अरविंद केजरीवाल सिर्फ राजनीति कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों सवाल उठ रहा है 2024 का कि क्या लोकसभा की तैयारी में जुट गया केजरीवाल, या फिर दोस्तों केजरीवाल जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी केजरीवाल को टारगेट कर रही है, उनको दोस्तों विश्वास मत पास नहीं करने दे रही है। इसका क्या मतलब निकाला जाए? अरविंद केजरीवाल ने कहा कि ये लोकतंत्र की हत्या है और लोकतंत्र की हत्या को बर्दाश्त नहीं करेंगे। केजरीवाल ने कहा कि ये संविधान के बेसिकली दोस्तों अपोजिट किया जा रहा है। ये संविधान में साफ साफ लिखा है दोस्तों कि आप ऐसे फैसला नहीं ले सकते, और राज्यपाल को वही फैसला लेना पड़ेगा दोस्तों जो पार्टी चाहती है, जीती हुई पार्टी जो है। लेकिन राज्यपाल तो दोस्तों बीजेपी के कहने पर चल रहा है। राज्यपाल को लगता है कि जो बीजेपी कहेगी हम वही करेंगे, और यकीन मानिए दोस्तों राज्यपाल के कहने पर जिस तरीके से ये बवाल खड़ा हुआ है ना, या फिर राज्यपाल जो कर रहा है उसको लेकर भी कई सवाल खड़े होगा, क्योंकि राज्यपाल की मंशा समझ में नहीं आ रही है। एक तरफ तो राज्यपाल कहते हैं कि इसमें हमारी कोई वो नहीं है मंशा, लेकिन दूसरी तरफ दोस्तों राज्यपाल पर कई सवाल भी खड़े हो रहा है कि राज्यपाल जानबूझकर पहले अनुमति दे दी, उसके बाद जो यहाँ पर विश्वास मत पास नहीं करने दिया। यानी कि दोस्तों झारखंड दिल्ली जैसा खेल यहाँ पर भी करने की फिराक में बीजेपी। वो चाहती है दोस्तों कि देश से हर पार्टी का
नामो निशान मिटा दे बीजेपी चाहती है और देश में सिर्फ एक ही पार्टी बनकर रह जाए और वो है बीजेपी। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दोस्तों मदरसों के छापे पर जमकर दोस्तों भड़क रहे हैं लोग। दरअसल आपको बता दें मदरसों पर लगातार छापे पड़ने से मदरसों के पढ़ने वाले बच्चों की पढ़ाई पर भी सवाल उठने लगा है, जिसको लेकर एक बार आपको फिर से बता दें जो पढ़ाई को लेकर जो सवाल उठाए एमआई ने, उन सवालों का जवाब बीजेपी के पास नहीं होगा। ओवैसी ने कहा कि बीजेपी जानबूझकर मदरसों पर छापेमारी करवा रही है और ये प्राइवेट मदरसों को बंद करने की प्लानिंग है, क्या कि दोस्तों मदरसे बंद हो जाए। और इनको एक बेसिकली अगर देखा जाए तो ये कहा जाता है कि ये मदरसे फंडिंग से चल रहा है, बाहर देशों से फंडिंग आ रही है और दोस्तों इसका नाम आतंकवादियों से भी जोड़ दिया जाता है। जबकि सच्चाई ये है दोस्तों कि आपकी हमारी तरह आम लोग जो होते हैं वो चंदा देते हैं और चंदों से ही ये मदरसे चलते हैं प्राइवेट। उसमें कई बच्चों को पढ़ाया जाता है दोस्तों, उनको सिखाया जाता है और ऐसा नहीं कि सिर्फ उर्दू पढ़ाई जा रही है, उसमें उर्दू, इंग्लिश, हिंदी, सारी किताबें सब कुछ है और हर चीज पढ़ाने की कोशिश की जा रही है। तो ये कहना गलत नहीं होगा दोस्तों कि फिलहाल सरकार की जो मंशा है वो साफ दिखाई दे रही है कि सरकार कुछ अलग करना चाह रही है और खास कर हिंदू मुसलमान जिसमें हो, जिसमें 2024 का एक एजेंडा बनाया जा सके, उस एजेंडे को बढ़ावा दिया जा रहा है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों ममता बनर्जी का मोदी सरकार और स्मृति ईरानी के ऊपर बड़ा हमला। बोले बीजेपी वाले सिर्फ नफरत फैलाते हैं, कुछ भी बोलते हैं। दरअसल दोस्तों आपको बता दें इन दिनों स्मृति ईरानी ममता बनर्जी के पीछे पड़ गई थी। उन्होंने कहा कि बंगाल की मिट्टी खून की हो गई है। अब ममता बनर्जी ने पलटवार करते हुए कहा कि बीजेपी जब से बंगाल में आई है तब से हिंसा फैलाने की कोशिश कर रही है। बंगाल में आके पहले पुलिस वालों की दोस्तों गाड़ियां तोड़ी गई, पुलिस वालों की गाड़ियों को जलाया गया और इसको लेकर अब जमकर भड़क गई है ममता बनर्जी। ममता बनर्जी ने बीजेपी के ऊपर हमला बोलते हुए कहा कि ये सब कुछ जानबूझकर किया जा रहा है ताकि बंगाल को बदनाम किया जा सके। जाहिर सी बात है दोस्तों बंगाल में जो हो रहा है और खास कर जो बंगाल में परेशानियां हैं उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी घिर गई है, क्योंकि अभी हाल ही में हमने देखा था कि कैसे बंगाल में दोस्तों प्रदर्शन के नाम पर बीजेपी के नेताओं ने हिंसा फैलाई थी। यहां तक कि जो पुलिस ऑफिसरों की गाड़ियां हैं उन तक को जला दिया गया था, जिसके बाद दोस्तों ममता बनर्जी ने भाजपा को घेर लिया और ममता बनर्जी का साफ कहना है कि ये सब कुछ बीजेपी जानबूझकर कर रही है ताकि वो देश में दोस्तों सांप्रदायिकता का माहौल बना सके। सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों कि बीजेपी को समझना होगा कि वो इस वक्त देश में क्या कर रही है। आज देश की परिस्थितियां चेंज हो चुकी हैं, लेकिन सरकार की नाकामी जो है दोस्तों वो चेंज नहीं हुई है। सरकार पूरी तरीके से नाकाम हो चुकी है और ये आपके और हमारे सामने साफ साफ हमें आपको दिखाई दे रहा है। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर गर्जे राहुल गांधी। बोले फिलहाल देश को बांट रही है बीजेपी, देश के टुकड़े करना चाहती है। राहुल गांधी ने दोस्तों बीजेपी की बखिया उधेड़ दी। आपको बता दें राहुल गांधी ने ऐसा तीखा सवाल पूछा बीजेपी से कि शायद इस सवाल का जवाब नरेंद्र मोदी दे पाए। राहुल गांधी ने कहा कि अडानी और अंबानी को पैसा कौन देता है। ये सबसे बड़ा सवाल है दोस्तों कि अडानी को पैसा कौन दे रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, क्योंकि दोस्तों आप समझिए पूरा देश अडानी के नाम हो चुका है। अब तो अगर आप हर चीज ढूंढने जाएंगे तो आपको दिखाई देगा कि सरकार ने अडानी को रेलवे स्टेशन लीज पे दे दिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हवाई अड्डे लीज पर दे दिए और न जाने दोस्तों इस देश की क्या क्या चीजें हैं जो अडानी के हवाले कर दी गई हैं। और अडानी भी दोस्तों सरकार पर दिल खोलकर पैसा उठाता है जब उसको कमवाया जाता है तो, ताकि प्रचार बीजेपी का बिल्कुल ठंडा ना पड़े। इसमें लाखों और करोड़ों रुपए फूंक दिए जाएं। जनता मरती है तो मरे, भूखी रहती है तो रहे, हम तो अपना प्रचार करेंगे, सरकार की वाहवाही कराएंगे और जनता को छोड़ देंगे दोस्तों रोड पर। फिलहाल वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करें, पास में एक घंटी आएगी।